गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी साइंस बायोलॉजी एमसीक्यू क्लास 5 जीवन की उत्पत्ति और जैव विकास देखने जा रहे हैं। क्लास 4 तक का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया, आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से एनसीईआरटी साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं। तो चलिए देखते हैं क्लास 5 जीवन की उत्पत्ति एवं जैव विकास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपका पहला का सी असत्य है, मतलब दूसरा असत्य सही नहीं है, गलत है, और पहला तीसरा सही है। स्वतः जननवाद सिद्धांत का खंडन लुईस पाश्चर, फ्रांसिस्को रेड्डी एवं लेजारो स्पेनज़ी जैसे वैज्ञानिकों ने किया। आर्यनियस के अनुसार जीवन की उत्पत्ति किसी अन्य ग्रह पर हुई है, जिसे ब्रह्मांडवाद कहते हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। जीवन की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के संदर्भ में कथन 2 असत्य है, क्योंकि वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित मत अजीवात जनन अर्थात जीवन की अजीवों से उत्पत्ति को माना गया है। ओपेरियन व हेल्डेन ने प्रस्तावित किया कि जीवन का पहला स्वरूप पहले से विद्यमान निर्जीव रसायनों के संयोजन से आया है। क्वेश्चन नंबर 2, जीवन की उत्पत्ति के आधुनिकवाद के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। तो दूसरा का बी असत्य है, ए सी डी ये सत्य। जीवन की उत्पत्ति रासायनिक पदार्थों से आदि सागर में हुई है, जिसे हेंडल ने प्रीबायोटिक सूप कहा है। जीवन की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में ऑक्सीजन अनुपस्थित थी। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेनले मिलर ने ओपेरिन की परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए अपने प्रयोग में निम्न में किसका उपयोग किया? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का बी हो जाएगा 1 2 3 4 जलवाष्प का, मीथेन का, हाइड्रोजन का, अमोनिया का। क्वेश्चन नंबर 4, जैव विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपका चौथा का डी पहला असत्य है और 2 तीसरा सही है। यह वर्गीकरण पद्धति के विभिन्न समूह या टैक्सोनों में अतः संबंध स्थापित करता है। तीसरा, जीव जगत के वंश वृक्ष में साइनोबैक्टीरियम निम्नतम स्तर जबकि मानव उच्चतम स्तर धारण करते हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। जैव विकास के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कथन 1 असत्य है, क्योंकि जैव विकास सरलतम संरचना से जटिल संरचना वाले जीवों के विकास का क्रमिक, अत्यंत धीमा एवं निरंतर चलने वाला प्रक्रम है। जैव विकास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। पहले से उपस्थित जातियां संरचना में बाद में आई जातियों में सरल होती है, क्योंकि प्राकृतिक दशाओं की आवश्यकता अनुसार अनुकूलन हेतु शरीर संगठन का विशिष्टीकरण ही जैव विकास की मौलिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 5, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो आपका पांचवा का सी हो जाएगा, सेलामेंडर, अजगर, कंगारू। जीवों के विकास के संदर्भ में दिए गए अनुक्रम में कौन सा अनुक्रम सही है? तो सी सही है। 2 प्रजातियों के मध्य जितने अधिक लक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतना ही निकट का होगा, अर्थात जितनी अधिक समानताएं होगी उनमें होगी उनका उद्भव भी उतना ही निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। इसके आधार पर प्रश्नानुसार सेलामेंडर का विकास सबसे पहले हुआ है, क्योंकि वह उभयचर है। उसके बाद उभयचरों में सरीसृप मतलब अजगर का विकास हुआ एवं सरीसृपों में स्तनधारियों में कंगारू का विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 में दिए गए जैव विकास के परमाणु के प्रकारों को सूची 2 में दिए गए उदाहरणों में से सम्मिलित कीजिए। 6 का आपका हो जाएगा सी, अवशेषिंग अंग मानव की, निमेषक झिल्ली और पुच्छ कशेरुकी। बी का चौथा आपका होगा जीवाश्म आर्कियोप्टेरिक्स अवशेष, समजात अंग सील के फिलपर पर चमगादड़ के पंख, समवृत्ति अंग तितली एवं कौवे के पंख। चलिए इसकी व्याख्या देख के समझते हैं। अवशेषी अंग का उदाहरण मानव की आंख की निमेषक झिल्ली एवं पूंछ कशेरुका है।
जंतुओं के शरीर में प्राय कुछ अविकसित, अस्पष्ट तथा निष्क्रिय अंग पाए जाते हैं जिन्हें अवशेषी अंग कहते हैं। ऐसे अंगों का शरीर में कोई महत्व नहीं होता। जीवाश्म का उदाहरण आर्कियोप्टेरिक्स के अवशेष है। आर्कियोप्टेरिक्स को सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है। विभिन्न प्राचीन जीवों के अवशेष जो कि भूपटल की चट्टानों में परिरक्षित होते हैं जीवाश्म कहलाते हैं। समजात अंग का उदाहरण सील के फ्लिपर पर चमगादड़ के पंख हैं। ऐसे अंग जो मूल संरचना तथा उद्भव में समान होते हैं किंतु अलग अलग कार्य हेतु अनुकूलित होने के कारण असमान दिखाई देते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। समवृत्ति अंग का उदाहरण तितली और कौवे के पंख हैं। ऐसे अंग जो रचना व उत्पत्ति में भिन्न हो किंतु कार्यों तथा बाह्य आकारिकी में समान हो समरूप या समवृत्ति अंग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए कथन व कारण को पढ़िए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो 7वां का बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है परंतु आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि देखिए चलिए कथन ए देखते हैं। समजात अंग समान उत्पत्ति एवं मूल संरचना किंतु भिन्न कार्य वाले होते हैं। कारण बी समवृत्ति अंग समान कार्य किंतु भिन्न मूल संरचना एवं उत्पत्ति वाले होते हैं। चलिए इसका आंसर देते हैं। समजात अंग समान उत्पत्ति और मूल संरचना किंतु अलग अलग कार्य हेतु अनुकूलित होने के कारण असमान दिखाई देते हैं। उदाहरण व्हेल, चमगादड़, चीता व मानव की अग्रपात की अस्थियां। समवृत्ति या समरूप अंग समान कार्य किंतु भिन्न मूल संरचना एवं उत्पत्ति वाले होते हैं। उदाहरण तक कीट, पक्षी एवं चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं परंतु उनकी मूल संरचना तथा उत्पत्ति भिन्न होती है। कीटों के पंख काइटिन के बने होते हैं जबकि चमगादड़ के पंख धड़ के नीचे फैली त्वचा के बने होते हैं तथा पक्षियों के पंख अग्रपादों के रूपांतरण। क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन काल के जंतुओं एवं पादपों के भूगर्भ में दबे हुए परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आपका सी सही है, 1 और 2 3 दोनों सही है। 8वां का पहला देखते हैं। जीवाश्म की आयु का निर्धारण रेडियोधर्मी पदार्थ कार्बन 14 द्वारा किया जाता है, C14 से। दूसरा, रेडियोधर्मी कार्बन विधि द्वारा जीवाश्म में पाए जाने वाले कार्बन के समस्थानिक C14 के अनुपात है और अर्ध आयु काल के अनुसार जीवाश्म की अनुमानित आयु ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में पादों के लुप्त होने की स्पष्ट किया जाता है। तो आपका 9 का ये अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से ही ये विलुप्त हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, लेमार्कवाद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 10वां का डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब ये तीनों सत्य है। लेमार्कवाद, इसकी 2 अवधारणाएं, अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग तथा उपार्जित लक्षणों की वंशागति। दूसरा, जिराफ की लंबी गर्दन अंगों के अधिक उपयोग के कारण क्रमिक अनुकूलन द्वारा जैव विकास का प्रमाण। तीसरा, बीजमान इस बात के प्रबलतम आलोचक थे तथा इसके प्रत्युत्तर में उन्होंने जर्म प्लाज्म सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए विकल्पों में से अनुकूली विकिरण का उदाहरण कौन सा है? तो 11 का डी, ये सभी है। डार्विन के फिंचे, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, स्तनियों के पादों की संरचना। चलिए इसकी व्याख्या देते हैं। दिए गए सभी विकल्प अनुकूली विकिरण के उदाहरण है। एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होना अनुकूली विकिरण कहलाता है। जैसे सभी डार्विन की फिंचों का विकास एक बीज भक्षी चिड़िया से हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल्स एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं। स्तनियों के पादों की संरचना भी अनुकूली अपसरण का ही उदाहरण। इस प्रकार एक ही पूर्वज से उत्पन्न अलग अलग जातियों की जीव समजातीयता प्रकट करते हैं, क्योंकि इनके अंगों की मूल संरचना समान होती है परंतु अलग अलग आवासों के लिए अनुकूलित हो जाने के कारण इन अंगों के कार्य बदले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
चार्ल्स डार्विन के जैव विकास के सिद्धांत के प्रमुख आधार निम्न में से कौन से हैं? तो आपका 12 का बी होगा 1, 2, 3, 5। जीवन संघर्ष, योग्यतम की उत्तरजीविता, प्राकृतिक चयन, विभिन्नता एवं इनकी वंशागति। क्वेश्चन नंबर 13, प्राकृतिक चयनवाद के अनुसार वातावरण के अनुकूल एवं ताकतवर जीव ही जीवित रह पाता है, शेष जीव मर जाते हैं। इसे ही हर्बर्ट स्पेंसर ने योग्यतम की उत्तरजीविता कहा है। प्रत्येक के इस चयन कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो 13 का सी, जीवन संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 13, प्राकृतिक चयनवाद के अनुसार वातावरण के अनुकूल एवं ताकतवर जीव ही जीवित रह पाता है, जे शेष जीव मर जाते हैं। इसे ही हर्बर्ट स्पेंसर ने योग्यतम की उत्तरजीविता कहा है। प्रकृति के इस चयन को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो 13 का सी, जीवन संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 14, जिस प्रकार आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृपों एवं पक्षियों के मध्य संयोजक करी है, उसी प्रकार एनिलिडा एवं आर्थ्रोपोडस संघ के मध्य संयोजक करी है पेरिपेटस। क्वेश्चन नंबर 14, जिस प्रकार आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृपों एवं पक्षियों के मध्य संयोजक करी है, उसी प्रकार पेरिपेटस एनिलिडा एवं आर्थ्रोपोडस संघ के मध्य संयोजक करी है। क्वेश्चन नंबर 15, आणविक जाति वृत्त का महत्व है। 15 का डी होगा उपयुक्त सभी। पहला, ए, दूरस्थ संबंधित जीवों के डीएनए के मध्य विभिन्नताओं को ज्ञात करने में, जातीय उद्भव को समझने में, सी, वर्गीकरण में। क्वेश्चन नंबर 16, मानव के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो आपका 16 का सी, मतलब एक गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। प्रोकंसल को आधुनिक चिंपैंजी का पूर्वज माना जाता है। किसको? प्रोकंसल को आधुनिक चिंपैंजी का पूर्वज माना जाता है। तीसरा, चिंपैंजी सभी बानरों में सर्वाधिक बुद्धिमान एवं मानव के निकटतम संबंधी माने जाते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मानव के विकास के संदर्भ में दिए गए कथनों में एक असत्य है, क्योंकि आधुनिक मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ है। आधुनिक मानव वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस सेपियंस है। ये पूर्णतः सीधे खड़े रहने वाले मानव थे। इनमें ऊपर की ओर खड़ा सिर तथा सामने लंबे नेत्र थे। इनमें ब्रह्म मस्तिष्क मतलब सेरेब्रम अत्यधिक विकसित होता था। प्रोकंसल को आधुनिक चिंपैंजी का पूर्व माना जाता है, क्योंकि ये मनुष्य के समान दिखते थे। इनमें जबड़े का मैंडिबुलर कॉन्डाइल इंजाइजर तथा कपाल की फ्रंटियल अस्थियों में अत्यंत निकट की समानता पाई जाती थी। चिंपैंजी सभी बानरों में सर्वाधिक बुद्धिमान एवं मानव के निकटतम संबंधी माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिक मानव होमो सेपियंस की कपाल क्षमता कितनी होती है? 1350 से 1500 सीसी। आधुनिक मानव होमो सेपियंस की कपाल क्षमता 1350 से 1500 सीसी होती है, जबकि निएंडरथल की मानव की 1400 सीसी थी। आधुनिक मानव में सेरिब्रम अत्यधिक विकसित होता है, इसलिए इसी की कपाल क्षमता अधिक होती है। तो थैंक यू दोस्तों।